नमस्कार दोस्तों। आज एक स्पेशल टॉपिक पर हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हैं। उत्तर प्रदेश की सुर्खियों में इस समय एसआईआर का मुद्दा बहुत तेजी से चल रहा है। तमाम लोगों की तरफ से तमाम बयान आते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वोटर लिस्ट से नाम काटे जा रहे हैं, जोड़े जा रहे हैं। इसमें पक्ष विपक्ष किसका फायदा होगा, इन तमाम तरह की जो बातें सामने निकल कर आती हैं, उन सभी बातों को हम यहाँ पर जो हमारे मेहमान हैं, कुछ समाज सेवी हैं, कुछ वरिष्ठ पत्रकार हैं और कुछ साहित्यकार हैं, सब अपने-अपने क्षेत्र में माहिर हैं। तो हम जानने का प्रयास करते हैं कि जो एसआईआर है वो क्या है, और आज का एपिसोड है मुद्दे की बात भीमा चित्रा के साथ। तो हमारे जो मेहमान हैं, किसान नेता वीरेंद्र यादव जी हैं, बहुत-बहुत स्वागत है। पूर्वांचल किसान यूनियन के आप नेता हैं। और दूसरे जो हमारे साथ मेहमान हैं, मनीष शर्मा जी हैं, समाज सेवी हैं। जी मनीष जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में मुद्दे की बात भीमा चित्रा के साथ। और हमारे साथ राजीव यादव जी हैं। हमेशा समाज के लिए संघर्ष कितना भी बड़ा हो पीछे नहीं हटते हैं। जी राजीव जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आपने अपना कीमती समय दिया है। और विजेंद्र यादव जी जो पूर्वांचल के वरिष्ठ पत्रकार हैं। जी विजेंद्र जी, स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। जी, और हमारे जो अगले मेहमान हैं सत्यम जी हैं, और सत्यम जी साहित्यकार हैं। तो सत्यम जी, बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में कि एसआईआर क्या है। तो मैं मनीष जी से जानना चाहूंगा कि एसआईआर क्या है, ताकि जो भी गांव के लोग या फिर कहीं से देखें तो एसआईआर का मतलब समझ पाए और एसआईआर का उद्देश्य क्या है। बाकी खास बात होती रहेंगी। जी मनीष जी। नहीं नहीं, देखिए, एक तो ये समझा जाए कि पहले कभी एसआईआर नहीं हुआ है। ये पहली बार जिसको बोला जाता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है, जिसको बोला जा रहा है, तो संविधान में इस शब्द का जिक्र ही नहीं है। पहली बार ये जिसमें जिसको आमतौर पे सरकार कह रही है कि 2003 में भी वोटर लिस्ट को दुरुस्त किया गया था, बहुत गहरा अध्ययन करके। ये बार बार वो कह रहे हैं कि हम वोटर लिस्ट को शुद्ध कर रहे हैं, दुरुस्त कर रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान के इतिहास में कभी भी वोटर लिस्ट को ठीक करने की प्रक्रिया में नागरिकता के दस्तावेज नहीं मांगे गए। ये हिंदुस्तान में पहली बार हो रहा है। हालांकि मैं देख रहा हूँ कई सारे मीडिया ग्रुप पे ये चर्चा हो रही है कि एसआईआर तो पहले भी हुआ है, 2003 में हुआ है, 8-10 बार हुआ है, ये फिर हो रहा है। 2003 में भी जो हुआ था, वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने की जो बात की गई थी, वो एसआईआर नहीं था, इंटेंसिव जो है कह लीजिए रिवीजन था। ये स्पेशल इंटेंसिव का कोई संविधान में जिक्र नहीं है। मैंने विशेष गहन पुनरीक्षण का कोई संविधान में जिक्र नहीं है। उस समय भी कंप्यूटराइज किया जा रहा था। उसी समय कंप्यूटर में पहली बार दर्ज किया रहा था वोटर लिस्ट को। तो वहां पे बस इतना किया गया कि बीएलओ गांव में घर घर गए, बस ये अंदाजा किया कि लोग हैं कि नहीं। लोग जो नहीं है उनका नाम, जो लोग हैं उनको बस मान लिया जाए, जो लोग नहीं है उनको वोटर लिस्ट से, मतलब जो मौत हो गई है, जो इस तरह के लोग हैं, उनको उसमें से हटा करके वोटर लिस्ट को कंप्यूटराइज्ड किया जाए। उस समय भी कोई दस्तावेज नहीं मांगा गया था। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि दस्तावेज मांगा जा रहा है। तो दस्तावेज मांगा जा रहा है, तो इसके चलते ये अपने आप में ये काम तो जो नागरिकता का दस्तावेज मांगने का काम तो गृह मंत्रालय का है। अब चूंकि चुनाव आयोग कोई अधिकार तो है नहीं। अब चुनाव आयोग कह सकता है कि अदालत तो हमको रोक नहीं रही है, सुप्रीम कोर्ट तो हमको रोक नहीं रही है। जी लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अभी कोई फाइनल फैसला भी तो नहीं आया है, सुनवाई चल रही है। अभी सुनवाई बिहार के मसले पे चल ही रही थी, अभी वो सुनवाई पूरी नहीं हुई है, कोई फैसला नहीं आया है सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग के पक्ष में, या जो याचिकाएं हैं उनके पक्ष में आया तो नहीं है। तो कोई फाइनल फैसला आने से पहले ही चुनाव आयोग ने 12 और राज्यों में ये प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये अपने आप में एक, अब एक कह लीजिए कि ये कोई चीज एक राज्य में आप काम कर रहे हैं, उसमें कोई फैसला आ जाए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि संवैधानिक है कि नहीं है, उसके बाद आप जाते। अच्छा, लेकिन वो नहीं जा थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगा। जी। मुझे एग्जैक्ट जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ लोगों से मैंने सुना था कि जो एसआईआर प्रक्रिया है, ये पूर्ण करने में लगभग 3 वर्ष लगता है और चुनाव आयोग इसको 1 ही महीने में करा रहे हैं। इसमें कितनी सत्यता है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आप पहली बात तो इसको एसआईआर को हटा दीजिए। कोई भी आप रिवीजन करते हैं, वोटर लिस्ट का रिवीजन करते हैं नए सिरे से, तो जाहिर सी बात है कि
पिछला जो 2003 का भी हुआ था जिसमें इतने दस्तावेज नहीं मांगे गए थे, उसमें भी 1.5 से 2 साल लगे थे। अभी तो लोग इतना कह रहे हैं कि 6 महीने दे दो ना भाई। अच्छा चलिए मान लिया बिहार में 4 महीने बाद ही चुनाव था, लेकिन आप समझिए ना उत्तर प्रदेश में तो 27 में चुनाव है ना। जी जी बिल्कुल। मतलब आपके पास आराम से आप 6 महीने दे सकते थे ना। तो ये हड़बड़ी में क्या कोई गड़बड़ी करना चाहते हैं, कोई बड़ी गड़बड़ी करना चाहते हैं? इससे तो एक मनसा पे सवाल है, जी आप इसको समझिए। दूसरा ये कह रहे थे कि क्या क्या आप एसआईआर के जरिए जब आप नागरिकता का प्रमाण मांग रहे हैं तो क्या चोर रास्ते से आप एनआरसी लाना चाहते हैं? 2019 में जो अमित शाह लाना चाहते थे, जिसके लिए 150 शाहीन बाग खड़े हुए देश भर में, बहुत सारे आंदोलन खड़े हुए, उनको पीछे हटना पड़ा, तो क्या चोर दरवाजे से आप एनआरसी लाना चाहते हैं? ये सवाल इसमें खड़ा हो गया है, क्योंकि चुनाव आयोग को किसी नागरिक की नागरिकता तय करने का या उससे संबंधित दस्तावेज मांगने का उसके पास तो राइट नहीं है, अधिकार नहीं। जी तो अधिकार नहीं है, लेकिन वो मांग रहा है। तो क्या गृह विभाग, गृह मंत्रालय जो 2019 में करना चाहता था, क्या वो चुनाव आयोग के माध्यम से 2025 में वही दोबारा चोर रास्ते से करना चाहता है? ये सवाल भी देखिए खड़ा है। और अभी आप 25 बीएलओ की मौत हो चुकी है। मान लीजिए 2 मिनट के लिए कि ये एनआरसी नहीं हो रहा है, मान लीजिए 2 मिनट के लिए कि ये नागरिकता का मसला नहीं है, चुनाव आयोग सही है, मान लीजिए 2 मिनट के लिए, तो वो उत्तर प्रदेश में जहां साल भर बाद चुनाव है, वहां ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई है? कौन सा आपातकाल देश के अंदर आ गया है? कौन सी घोषित इमरजेंसी आ गई है कि 1 महीने के अंदर ही पूरा करना है? बीएलओ को 6 महीना समय क्यों नहीं दे दिया जा रहा है? मान लीजिए, हालांकि मैं इस पूरी प्रक्रिया से मेरी बिल्कुल सहमति नहीं है। ये नॉर्मल रिवीजन नहीं है, ये स्पेशल रिवीजन नहीं है, ये चोर रास्ते से एनआरसी है। लेकिन सवाल तो ये है कि 6 महीना क्यों नहीं दे सकते? दूसरा सवाल ये है, तत्काल मैं अपनी बात अभी करूंगा, बाद में आपका सवाल होगा तो बोलूंगा। अभी 12 राज्यों में शुरू किया गया है, असम को क्यों छोड़ दिया गया? असम में तो 2026 में ही चुनाव है, आप इस पे जरा सोचिए। असम में 2026 में चुनाव है, इन 12 राज्यों में जो एसआईआर प्रक्रिया चल रही है उसमें असम नहीं है। तो आप जरा इस पे सोचिए, वहां एनआरसी हुई थी, 19 लाख लोग और नागरिक घोषित हो गए थे, उसमें 14 लाख लोग मुस्लिम नहीं थे। अब मान लीजिए जो ही वहां एसआईआर प्रक्रिया में करेंगे तो उन 14 लाख लोग जो मुस्लिम नहीं है, जिनको टारगेट करने की कोशिश हो रही है, जिनको वो घुसपैठिया बताने की कोशिश हो रही है, जिनको बांग्लादेशी बताने की जरूरत हो रही है, तो उन 14 लाख लोगों को बाहर करना होगा जो एनआरसी की प्रक्रिया में बाहर हो गए। तो आप ये समझिए ना, वहां चुनाव आयोग सेलेक्टिव तरीके से असम में एनआरसी एसआईआर नहीं कर रही है और 12 राज्यों में कर रही है। ये सवाल भी उसको जवाब देना है कि असम क्यों छोड़ दिया गया, वहां तो 26 में चुनाव है। बिल्कुल। तो ये पूरी प्रक्रिया ही कह लीजिए, इसमें सैकड़ों सवाल है जिसका कोई जवाब चुनाव आयोग नहीं दे। मनीष जी, मैं आपके प्रश्नों को लेकर आगे बढ़ूंगा, उससे पहले मैं पूर्वांचल के किसान नेता वीरेंद्र यादव जी से एक सवाल रखना चाहूंगा कि जो ब्लॉक स्तर और जिले स्तर पर ये एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, उसमें कितनी गंभीरता से जो बीएलओ हैं वो घर जाकर ठीक से कर रहे हैं, या फिर ऐसे ही मनमानी तरीके से जो मन में आया भर के भेज दे रहे हैं? नहीं भीम भाई, समस्या ये है, जो है पप्पू शर्मा जो अपना बीएलओ है अपने गांव का, वो फॉर्म ही नहीं भर पा रहा है। एक तो वो इंटरमीडिएट तक पढ़ा हुआ आदमी है, उसको कंप्यूटर की जानकारी नहीं है, कोई उसको ऑपरेटर नहीं मिला हुआ है। अपने परिवार में पप्पू शर्मा जो है लगातार इसको भर रहा है, इसके बावजूद हमको लगता है कि वो मतलब कर नहीं पा रहा है। हम लोग फोन अगर उसको करते हैं, फोन नहीं उठा पा रहा है, एकदम परेशान है। तो इस तरह से पूरे प्रदेश में हमको लगता है, जैसे हमारे गांव का बीएलओ परेशान है, तो मुझे लगता है पूरे प्रदेश में बीएलओ परेशान होंगे। जी, तो अगला प्रश्न जी मैं आपके पास, जी नेताजी मैं आपके पास फिर से लौटूंगा, उससे पहले हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार विजेंद्र यादव जी। सुन पा रहे हैं विजेंद्र जी? जी सुन रहे हैं। जी, आपसे ये सवाल है कि आपको लगता है कि एसआईआर अगर सही तरीके से पूरा ना हुआ तो क्या चुनाव को ये प्रभावित करेगा? चुनाव प्रभावित नहीं होगा, लेकिन ये जो एसआईआर 1 महीने के ड्यू डेट जो डेडलाइन दिया है लोगों ने जी, उसमें इनका वोटर लिस्ट काटने का सबसे बढ़िया तरीका यही है, क्योंकि कुछ लोग दिल्ली हैं, कोई पंजाब है, कोई कहीं है, कोई कहीं, देश प्रदेश के लोग, कोई विदेश है, बहुत सारे लोग बाहर रह रहे हैं, तो उनको
फॉर्म मंगाने में, और पता चला जो 2003 की महिलाओं की शादी हुई है, 2003-4 के आसपास, 5 के आसपास, तो उनके कागज मंगाने में उनको बहुत दिक्कत होती है। उतने पढ़े लिखे तो है नहीं वो लोग, ये दिक्कत हो रही, इसी नाते वोटर कटेंगे। नहीं, उसमें तो वोट साफ जब वोट निर्वाचन आयोग ने साफ कहा है कि अगर 2003 के 2003 के बाद जितनी लड़कियों की शादी हुई है, तो वो अपने माता-पिता, दादा-दादी या नाना-नानी का जो है प्रारूप दिखा सकती हैं। तो इसमें गड़बड़ी कहाँ से हो रही है? वही तो बात हम कह रहे हैं कि जो चीजें ये जो नहीं कर पा रहे हैं लोग, हाँ। इस तरह से बीएलओ बताइए, एक 8-10 हजार की सैलरी करने वाला बीएलओ के ऊपर सारा दारोमदार लोग डाल दिए हैं। हाँ। ये काम क्यों ना हायर जो टीचर है उनको सम्मिलित करते लीगल तौर पे। हाँ। हालांकि वो लोग लगाए हैं, पूरा प्राइमरी के सारे स्कूल स्टाफ लग गया काम करने में, सारे प्राइमरी के स्टाफ, शिक्षा जिसको सब लोग लगे हुए, लेकिन नाम बीएलओ का है। जी बिल्कुल, बिल्कुल। जैसा कि मनीष जी ने अभी बताया कि ये काम जो है 3 वर्षों का है, तो ये चुनाव आयोग जबरदस्ती 1 महीने में दबाव डाल के करवा रही है। तो विजेंद्र जी, अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि राजनीति और वोट कटने का, जुड़ने का जो खेल है, लोगों का जो आरोप है, क्या आपको लगता है कि इसमें वोट का खेल किया जाएगा, वोटरों को काटा जाएगा, जोड़ा जाएगा अपने तरीके से, ऐसा लगता है? बिल्कुल, बिल्कुल जोड़ने वाली एक्चुअली ऑनलाइन की जो प्रक्रिया है वो बीएलओ और एसडीएम लोग कर रहे हैं। ये लोग वो लोग ऑनलाइन अलग जाके करते हैं, ना कि किसी के घर पे जाके ऑनलाइन करते हैं। लोग सारा फॉर्म कलेक्ट करते, इकट्ठा करते, इसके बाद ऑनलाइन करते हैं। ऑनलाइन के चक्कर में लेखपाल बैठा रहता है, बीएलओ बैठा रहता है, उनके सहायक टीम बैठी रहती है। तो ये कहीं न कहीं जब ऑनलाइन फॉर्म तो ले रहे हैं लोग दिखाने के लिए लोग, लेकिन जब ऑनलाइन करेंगे तो ऑनलाइन में का नाम काटा जाएगा, ये आशंका है। तो आपको इस तरह से जौनपुर की जो घटना घटी है, उसका साला बता रहा है कि ओबीसी का वोट काटने के लिए दबाव बनाया गया था। ये मामला कहीं न कहीं सच बात है कि आप 100 दिन भर में 100 फॉर्म इकट्ठा करिए और 75 भरिए, 25 छोड़ दीजिए, ये सही हो सकता है। तो आपको लगता है कि तो इसमें ज्यादा नुकसान किसका होगा, सत्ता पक्ष का वोट कटेगा कि विपक्ष का वोट कटेगा? फिर बात घूम के वहीं आ जाती है जात पात पर। जो जाति के बीएलओ है, अगड़ी जाति के बीएलओ, पिछड़ी जाति के बीएलओ और किसी कास्ट के हैं। उत्तर प्रदेश में तो जातियों का सूता नहीं है, ऐसा तो है ना कि यहाँ पर जाति के मायने नहीं, जाति के बहुत ज्यादा मायने। यहाँ हर घर बच्चा जातिवाद को उससे ग्रसित है, चाहे वो शिक्षा को लेकर देख लीजिए, चाहे पढ़ाई को लेकर, चाहे नौकरी को लेकर, चाहे और चीजों को वैकेंसी को लेकर, चाहे उनका जो जब इंटरव्यू होता है तब तक वहां तक जातिवादी मानसिकता घेरे रहती है उनको कि हमारा कोई लिंक निकल जाए, कोई अपना निकल जाए तो हमारी नौकरी लग जाएगी। जी, ये किसी से छुपा नहीं है। अच्छा, तो हमारे साथ जी मैं आपके पास फिर लौटूंगा विजेंद्र जी। उससे पहले हमारे साथ किसान नेता राजीव यादव जी जुड़े हैं काफी देर से। राजीव जी, सुन पा रहे हैं आप? हमें लगता है कि संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो चलिए फिलहाल हम वापस फिर से आते हैं समाज सेवी मनीष जी के पास। जी मनीष जी। जी, आपको क्या लगता है कि जो बीएलओ इस समय क्षेत्र में कार्यरत हैं, एसआईआर का फॉर्म भरवा रहे हैं, क्या उन पर कोई राजनीतिक दबाव की स्थिति आपको नजर आती है? नहीं, ये तो इसीलिए करा ही जा रहा है जी। बेसिकली। ये कम समय, देखिए हड़बड़ी में इसलिए किया जा रहा है, सचेत इसके पीछे प्लानिंग है। हड़बड़ी की प्रक्रिया में ही बड़ी गड़बड़ी की जा सकती है, इस बात को समझना है। जी। जैसे हर गांव में 10-15% लोग बाहर हैं, वो यहाँ पे है नहीं। उत्तर प्रदेश में 1 से 1.5 करोड़ लोग बाहर जाकर के नौकरी करते हैं। अब गांव जाएंगे तो नौजवान लोग कम मिलेंगे, बूढ़े लोग ज्यादा मिलेंगे। तो ये आप अगर मान लीजिए 1 महीने की बात कर दें तो भारत में अभी वोट देने को लेकर के उतना उत्साह तो रहता नहीं है। बहुत ज्यादा तैयारी करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा मतदाता जागरूकता अधिकार चलानी पड़ती है, अभियान चलाना पड़ता है। तो अगर आप 1 महीने की बात कर रहे हैं तो 1 महीने में तो बेसिकली क्या हो रहा है अभी क्या हो रहा है, अभी ये हो रहा है कि बिहार में जैसे हुआ कि लोगों से साइन कराना भी जरूरी नहीं समझा, बीएलओ ने ही खुद साइन कर दिया। इतने लोगों का दबाव बना, जब कोर्ट का दबाव बना तो बीएलओ जिसका फॉर्म खुद ही भर दिया किसी व्यक्ति का और खुद ही उसका साइन भी कर दिया, जमा कर दिया। हाँ, ये बातें सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल हुई थी, आपने देखा होगा ये बात। अब यहाँ भी दबाव है। जी। देश भर में 20 से 25 बीएलओ मर चुके हैं, उसमें उत्तर प्रदेश से 4 बीएलओ कम से कम जिनकी मौत हो चुकी है, और यहाँ कोई ऐसी इमरजेंसी थी नहीं। तो जनरली होगा इसमें ये
कि जो राज्य का सरकार है उसके ही वो कर्मचारी हैं। चुनाव आयोग के कर्मचारी होते नहीं, राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, और वो किसी न किसी विभाग से जुड़े होंगे। तो उस विभाग का जो अधिकारी है उसका उनके ऊपर बहुत गहरा दबाव होगा। तो बीजेपी के लिए तो उन्हीं को काम करना पड़ेगा, क्योंकि राज्य सरकार के कर्मचारी हैं। तो बीजेपी के वोटर्स को तो वो ठीक अनिवार्यता है, कर देंगे। विपक्ष के लिए स्पेस नहीं है इसमें। इतने कम समय में विपक्ष के लिए, देखिए, जिसके पास राज मशीनरी होती है वो 4 महीने का काम भी 10 दिन में कर सकता है। राज मशीनरी है ना, उसके पास पावर है, सत्ता है, सत्ता के साथ तंत्र है पूरा। उस तंत्र का इस्तेमाल करेगी बीजेपी के ही मान लीजिए उस तरह का वो है, सरकार का वो है। तो और पॉलिटिकल फोर्सेस के लिए स्पेस ही नहीं है इसमें ना। ये खतरा है। अब इसमें मामला ये है कि अब अगर मान लीजिए आप कह रहे हैं कि एक आप ये दिखा रहा है चुनाव आयोग कि भाई 99% या 90% लोगों का मैंने जमा करा लिया। तो जमा कैसे कराया आपने? वो घर घर जाके साइन कराया, घर घर जाके फॉर्म भरा, घर घर जाके लोगों से मिला? ये नहीं है। कोई वो जो डॉक्यूमेंट उनको करना था वो आप बोले कि इसको मत करिए, आप बस जमा कर दीजिए। अब ये जमा कर दिया, ठीक है। ये प्रक्रिया नहीं है। प्रक्रिया थी कि वो फॉर्म भर के सिग्नेचर खुद करके एक फॉर्म उनके पास रह जाए, एक फॉर्म बीएलओ के पास आए। ये अभी क्या कर रहे हैं जगह जगह, क्योंकि 1 महीने में कुछ हो ही नहीं सकता है, तो यहां भी वही करेंगे। बीएलओ खुद साइन करेंगे, उनका फॉर्म भरेंगे, उसको जमा कर देंगे। अब 4 दिसंबर के बाद एक प्रक्रिया शुरू होगी, छटनी की प्रक्रिया और जोड़ने की प्रक्रिया, माने जांच प्रक्रिया चलेगी कि किसने क्या दस्तावेज जमा किया, नहीं किया। उस 1 महीने में वो जोड़ने की प्रक्रिया और वहां से छांटने की प्रक्रिया दोनों चलेगी। वहां पे सरकार का मंशा चलेगा। आप इसको ध्यान से देख सोचिएगा। 4 दिसंबर तक ये किसी तरह फॉर्म जमा करना है। 4 दिसंबर के बाद पूरा वो जो 1 महीना होगा उसमें लोगों के दस्तावेज चेक किए जाएंगे, और जो एक एसडीएम स्तर के अधिकारी को अधिकार दे दिया गया है कि वो तय करे कि किसका दस्तावेज सही है, किसका दस्तावेज नहीं सही है। ये उसको राइट है, कोई उसको बंधन नहीं है। तो अब वो एसडीएम अधिकारी जो है, एआरओ बोलते हैं उसको, वो उसको उसके ऊपर कोई बंधन नहीं है। वो ये भी कर सकता है कि आप सारा दस्तावेज जमा करें फिर भी वो खारिज कर दे, और वो ये भी कर सकता है कि आप कोई दस्तावेज न जमा करें फिर भी आपको वोटर लिस्ट में जोड़ दे। अब आप अगर वो कर दे तो अच्छा, एक तो मैं रोकना चाहूंगा थोड़ा सा आपको मनीष जी। इस पे ये है कि कुछ लोगों का आरोप है कि जो अल्पसंख्यक है, दलित है, पिछड़े हैं, उन इलाकों में जो वोट हटने की या वोट कटने की संभावना है वो इस अकॉर्डिंग तो प्रबल हो जाएगी, ऐसा लगता है आपको? जाहिर सी बात है। जो अभी अगर केवल उत्तर प्रदेश को सोचा जाए, हाँ, तो उत्तर प्रदेश में 2024 में एक सामाजिक न्याय का सवाल, संविधान का सवाल, और ये सरकार 400 पार का नारा दे करके संविधान को खत्म करने का ये परसेप्शन बना, और बहुत सारा दलित, पिछड़ा, माइनॉरिटी, आदिवासी जो हिस्सा था वो तमाम अन्य पार्टियों को छोड़ करके महागठबंधन के साथ गया है। उत्तर प्रदेश को आमतौर पे आप उसके बाद देखिए कि वो इतना गया कि अयोध्या हार गए, 35-37 सीट हार गए, बनारस में मोदी जी की जीत का अंतर कम हो गया, जिसको हिंदुत्व का गढ़ माना जाता है उत्तर प्रदेश। इसको लेकर के तो एक बहुत तनाव है बीजेपी में। तो जाहिर सी बात है 2027 का चुनाव से पहले इन सारे ताकतों से जिन्होंने बीजेपी को संकट में डाला, उसके हिंदुत्व की राजनीति को संकट में डाला, उनके साथ तो बदला लेने की कार्रवाई होगी। और अगर समय 6 महीना रहता तो विपक्ष थोड़ा इस पे आंदोलन करके, अभियान चला करके इसको थोड़ा रोक सकता था या कम कर सकता था। 1 महीने में तो किसी को कोई अवसर ही नहीं मिलेगा, और ये एकदम संभावना है कि उत्तर प्रदेश में विरोधी जो वोटर हैं उनके साथ बहुत ही नकारात्मक कार्रवाई होगी। और एक बड़ा संकट है यहाँ, जो अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है 1.5 करोड़ वोट कटने का, 2 करोड़ वोट कटने का, हाँ, वो कोई बहुत बढ़ा हुआ आरोप नहीं है, वो एकदम संभव है। विपक्ष के साथ जो है छल हो सकता है। मनीष जी, मैं आपके साथ फिर लौटूंगा, उससे पहले मैं किसान नेता वीरेंद्र यादव जी से प्रश्न करना चाहूंगा। जी वीरेंद्र जी, सुन पा रहे हैं? जी। तो नेताजी, आपको क्या लगता है कि एसआईआर की जो प्रक्रिया है इससे बड़े स्तर पर सीटों के परिणाम बदल सकते हैं? और आपको बताएं कि ये लूट और डकैती की प्रक्रिया है, और एसआईआर के जरिए पिछड़ों एक चीज भीम भाई मैं आपको बताऊं जी, कि एक जो सोच पा रहा हूँ कि हमारे यहाँ गणरिया परंपरा से हुई है कि यहाँ जाति की राजनीति करने वाले गणरिया इससे गणरिया गांव
अरे अखबार चक से आप तो अपने गांव गए, अखबार चक सुने कि आप वो लग्गी लेके आगे पूरी भीड़ पूरी चीजों के पीछे से रखती थी। हेलो। आपके यहाँ थोड़ा नेटवर्क का इशू हमें लगता है, क्योंकि और सबकी आवाज अच्छे से आ रही है, आपका थोड़ा सा आवाज जो है वो फंस हाँ, चलिए मेरी आवाज पहुंच रही है आपको? मैं नेताजी आपसे थोड़ा सा बाद में प्रश्न करता हूं, हो सकता है तब तक नेटवर्क सही हो जाए। मैं फिर से आपके पास लौटता हूं, उससे पहले मैं वरिष्ठ पत्रकार विजेंद्र जी के पास जाना चाहूंगा। विजेंद्र जी सुन पा रहे हैं आप? आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। आ रही आवाज जी। तो मेरा सवाल आपसे ये है विजेंद्र जी, कि आपके क्षेत्र में सबसे ज्यादा गड़बड़ी किस क्षेत्र में हो रही है? तो आज की डिबेट यहीं पे समाप्त होती है। हमारे जितने भी मेहमान थे सभी का मैं सम्मान करता हूं, स्वागत करता हूं, और अगली जो डिबेट होगी वो कुछ अहम मुद्दों पर होगी, जो देश के लिए, जो समाज के लिए जरूरी होगी। हमारे साथ आज के मेहमान थे वीरेंद्र यादव जी, पूर्वांचल किसान यूनियन के नेता, और मनीष शर्मा जी थे जो कि समाज सेवी हैं, और पूर्वांचल के वरिष्ठ पत्रकार विजेंद्र यादव जी थे, किसान नेता राजीव यादव जी थे, सत्यम प्रजापति थे साहित्यकार, और अपने क्षेत्र में काफी महारत हासिल किया है उन्होंने। फिलहाल आज का जो एपिसोड रहा मुद्दे की बात भीमा चित्रा के साथ यहीं पे समाप्त होता है। आप लोगों के जो भी प्रश्न हो, जिस टॉपिक पे आप चर्चा करवाना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिलहाल थोड़ा सा टेक्निकल इशू रहा लास्ट के कार्यक्रम में, तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, और मेरा प्रयास रहेगा कि आगे का जो टॉपिक हो वो और बेहतरीन हो सके। तो दीजिए इजाजत अपने दोस्त भीमा चित्रा को, हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।